that was in UPSC, I think 2018 or 19, I think. Let me put forward the question to you. Okay. Uh, just a sec. Are you seeing this question? Everyone? Question दिख रहा है बेटा? हेलो? Question दिख रहा है? ठीक है. हाँ? Good. Try to solve this question. This is UPSC 2018 or 19 question, I think. आपको दिख नहीं रहा हरसिमरन? ट्राई टू रिफ्रेश योर स्क्रीन. बाकी सबको दिख रहा बेटा? एवरीवन गुड? गुड. चलो, let us discuss this question. Suman, is it okay with you? हरसिमरन, सॉरी, दिख रहा बेटा? Okay. Everyone done with the question? चलिए. क्वेश्चन में बोला गया कि कायल्स आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स. ओके. कायल्स हमने पढ़ के आए थे. कहां पे पढ़े थे हमने? बताइए कायल्स के बारे में. ठीक है. कहां पढ़ा था हमने कायल्स के बारे में? केरला में. ठीक है ना. गुड, वेरी गुड कोमल. तो कायल्स जो थे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि केरला में होते हैं ज्यादा, है ना. कि केरला में इसको कायल्स बोला जाता है. बैकवाटर्स को बोला जाता है. बैकवाटर्स मतलब लगून्स. ठीक है ना. बैकवाटर्स या लगून्स जिसको हमने बोला था. तो हमने बोला था कि वहां पे कयाल बोला जाता है इनको. ठीक है ना. तो केरला के साथ में कौन सी, वहां पे उन्होंने केरला नहीं लिखा, उन्होंने क्या बोल दिया, कोस्ट के बारे में पूछ लिया. ताकि आपको पता है कि किस कोस्ट में कौन सी कोस्ट आती है. गोवन कोस्ट में तो आता ही नहीं है. गोवा कोस्ट में तो बीचेस होते हैं ज्यादा, है ना. दिस इज नॉट. तो यू कैन एलिमिनेट दिस, यू कैन एलिमिनेट दिस, यू कैन एलिमिनेट दिस. You can, it is answer is between these two. Okay, A and B. Now Konkan coast, which is the Konkan coast? Tell me what, where is Konkan coast? कहाँ पे है Konkan coast? Anyone? कोंकणी फॉरेस्ट भी बोलते हैं ना, वहां पे होता है. कहाँ पे होती है कोंकण कोस्ट? गल्फ ऑफ खंबत. ठीक है ना. वो वाला एरिया. दमन एंड दीव, गल्फ ऑफ खंबत, ये वाला एरिया है ना. यस यस यस. तो यहाँ पे क्या आपको बैकवाटर्स मिलेंगे? यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको एस्चुराइंस, डेल्टा एस्चुराइंस देखने को मिलेंगी. एस्चुरीज देखने को मिलेगी. क्या आपको लेगून यहाँ पे देखने को मिलेगा? हमने तो डिफरेंस भी पढ़ा था ना इनमें, लेगून और एस्चुरीज में. तो एस्चुरीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, लेगून नहीं देखने को मिलेगा. दैट्स व्हाई द आंसर इज बी. गुड. लगा समझ? एवरीवन क्लियर? पढ़ा करो थोड़ा. यूपीएससी देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है. गुड. चलिए फिर हम करते हैं स्टार्ट.
गुड। तो टुडे अवर टॉपिक्स एस्चुरीज के बारे में अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो लेट अस स्टार्ट विद, वी हैव डन एस्चुरीज। टुडे विल बी स्टार्टिंग, जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो है मैनग्रोव्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, तो मैनग्रोव्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मैनग्रोव्स में की क्या विशेषताएं हैं, मैनग्रोव्स हमें क्यों जरूरी हैं, इंडिया में मैनग्रोव्स कहाँ कहाँ पे है, ये सारा कुछ आपके टॉपिक में, आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके नोट्स में होना चाहिए। और आज मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा किस तरह से अगर नोट्स बनाने हैं, अगर आप बोलते हो कि ये यूपीएससी के प्री और मेन के दोनों के इक्वलेंट नोट्स हैं, इसके बाद कोई यहाँ पे पूछेगा नहीं मेरे को क्वेश्चन, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आज आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, एवरीवन गुड? हेलो अभिषेक। अभिषेक, आफ्टर द क्लास कॉल मी है। ओके, लेट अस स्टार्ट। व्हाट वाज द क्वेश्चन? या यस, मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, तो मैनग्रोव्स आर कैरेक्टरिस्टिक, ये डेफिनेशन है, ये यूएन द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है उसी से ली गई है। ठीक है, दे आर कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल प्लांट्स फॉर्मेशंस ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्टलाइंस। सो इफ सम क्वेश्चन आपको आता है यूपीएससी में एंड यू वांट टू गिव अ डेफिनेशन, अपने मन से डेफिनेशन मत बनाओ, है ना। आपको अगर डेफिनेशन है तो इफ यू डू नो व्हाट इज डेफिनेशन, तो ऑफिशियल डेफिनेशन लिखना आपका बनता है। ठीक है, चाहे आपको मैन ग्रुप के बारे में कोई क्वेश्चन आता है जी, ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट आर मैन ग्रुप्स, ठीक है, बट अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना बनता है, ये वाली डेफिनेशन देनी बनती है। व्हाट आर लिटोरल प्लांट्स, बताइए। हम लिटोरल कम्युनिटी पढ़ के आए थे फिर क्यों, लैंटिक लिटोरल कम्युनिटीज, याद है जब हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पढ़ा था, तो वी डिड ऑल दिस थिंग्स, है ना। विच वन इज लिटोरल कम्युनिटी? लिटोरल हम किसको बोलेंगे, बताइए। या रिवर राइन में हमने पढ़ के आया था, यस, जो किनारे में होंगे, जहां पे वाटर के साथ कांस्टेंट टच रहेगा उनका, ठीक है ना। तो दे आर लिटोरल प्लांट्स, समझ रहे हो, इनके साथ सी वाटर का टच हमेशा रहेगा, पानी का टच हमेशा रहेगा, तो वाई दैट्स वाई वी कॉल देम एज लिटोरल प्लांट फॉर्मेशंस। ओके, हाँ, यस यस, शोर लाइन के साथ जो होता है, ठीक है। ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर शेल्टर्ड कोस्ट लाइन? मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू, यस दिस वन। शेल्टर्ड कोस्ट लाइन का क्या मतलब होता है कि ये आपको यहाँ सी के किनारे नहीं देखने को मिलेंगे। यू विल सी मैनग्रोव फॉरेस्ट जब आप एस्चुरीज के अंदर जाते हो और मड फ्लैट्स में, ये देखो जहां पे डेपोजिशनल फीचर्स हो रखी हैं, ये ऊपर से रिवर आ रही है ना, देखो ध्यान से, ठीक है, और इधर से पानी आ रहा है वो वाला, ठीक है ना, सी वाला, और ये वाला एरिया वी कॉल दैट एज एस्चुरीज। याद है हमने ये वाले एरिया को एस्चुरी बोला था। इसके आगे जब आप जाओगे अंदर और अंदर, क्या यहाँ पे टाइडल एक्शन बहुत सिग्निफिकेंट होगा? शेल्टर्ड होंगे, ठीक है ना, तो देयर इज वेरी लेस टाइडल एक्शन ओवर हियर। ओके, मेक सेंस एवरीवन, ठीक है ना। तो टाइडल एक्शन यहाँ पे कम होता है, ये शेल्टर्ड कोस्टलाइन फीचर्स होते हैं। शेल्टर्ड मतलब जो पीछे पीछे रहते हैं, मेन सीधा सी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है, गुड। They can also be associated with an estuary. They can also be associated with a delta. Okay, तो आपने देखा होगा सुंदरबन डेल्टा, एंड सुंदरबन डेल्टा में देयर आर मैनी 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 मैनग्रोव फॉरेस्ट। मेक सेंस? ओके, क्यों फॉरेस्ट है वो? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डेपोजिशन हो रही है, डेपोजिशन फीचर्स हैं, जहां पे लैंड है और सी का मेल हो रहा है, देयर यू विल फाइंड अ मैनग्रोव फॉरेस्ट, शेल्टर्ड कोस्टलाइन। मेक सेंस? चले आगे, शेल्टर्ड कोस्टलाइन समय लगी, गुड। नाउ यहाँ पे एक डेफिनेशन में एक और चीज लिखी है, अगर आप ध्यान दो, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल फॉर सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाए जाएंगे। यू विल नॉट फाइंड देम इन टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, तो देयर इज नो मैनग्रोव
इन टेम्परेट, आई थिंक आई मेड दैट क्लियर जब मैंने आपको करवाया था एस्चुरीज। एस्चुरीज यू कैन फाइंड एवरीवेयर, है ना, बट यू विल नॉट फाइंड सब ट्रॉपिकल, यू विल नॉट फाइंड मैनग्रोव्स एंड आल्सो कोरल रीफ्स बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट्स। ओके, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं यूपीएससी की तरह सोच रहा हूं तो यू शुड नो, मैं यहाँ पे आपको जो बोलूंगा इस तरह से नहीं स्टेटमेंट फ्रेम करूंगा, मैं स्टेटमेंट फ्रेम करूंगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? या यहाँ पे लिखा होगा, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है जो अभी मैं सिग्निफाई कर रहा हूं? ये वाली स्टेटमेंट 25 डिग्री नॉर्थ है 25 डिग्री साउथ। यस सर नो? बोलो, चुप हो गए। वाई नो? मैंने बोला 25 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री साउथ, क्या ये ट्रू है? मैनग्रोव फॉरेस्ट इसमें पाए जाएंगे क्या? इसके अलावा नहीं पाए जाएंगे कहीं? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देखो, यूपीएससी के कहने के दो ढंग होते हैं, ठीक है। इफ आई से द स्टेटमेंट इज लाइक दैट मैनग्रोव्स आर यूजुअली फाउंड, मेनली फाउंड इन 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ, it's true? Yes, the statement is right. Okay, ध्यान से सुनो, the statement is right. But if UPSC says that mangroves are only found in 25 degree north 25 degree south, then the answer is wrong. Okay, जैसे बहुत महीन अंतर है इन स्टेटमेंट्स में, समझ रहे हो क्यों अंतर है? क्योंकि मैंने आपको जब, क्योंकि यूपीएससी ने हमेशा फॉलो करनी है जो कि ऑल द वर्ड एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। वर्ल्ड की जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उन्होंने लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल मैंने आपको पहले भी बताया था, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ होता है ट्रॉपिकल, है ना। तो वेयर इज सब ट्रॉपिकल? जो इससे ऊपर है और 36 या 38 डिग्री से नीचे है, नॉर्थ साउथ। ओके, ये ट्रू है कि जो ट्रॉपिकल एरिया में मेजॉरिटी ऑफ द मैनग्रोव्स आर फाउंड, अगर मेजॉरिटी लिखा है, अगर मेनली लिखा है, अगर चीफली लिखा है, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। या कैच वर्ड्स ओनली। यस, वेरी गुड, ठीक है, मेक सेंस बच्चों? लगा समझ? तो अगर स्टेटमेंट में ओनली लिखा है, दैट मीन्स देयर इज सम गड़बड़ विद द स्टेटमेंट। ओके, तो गड़बड़ चेक करना आपका, यही तो उन्होंने चेक करना कि आपकी नॉलेज कितनी है। तो अगर वहां पे ओनली लिखा है तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अगर मेनली लिखा है तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, मेजोरिटीली जो 25 डिग्री नॉर्थ साउथ है हमारे पास, उसमें ही आपके मेजोरिटीली मैनग्रोव्स पाए जाएंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वहीं पे पाए जाएंगे। 38 डिग्री साउथ में भी आपके पाए जाते हैं, ओके, मैनग्रोव्स। ओके, बट इससे आगे नहीं, नो मोर देन सब ट्रॉपिकल इंडोनेशिया। ओके, मेक सेंस? चले आगे बच्चों। तो देखो, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, उस पर मैंने कितने क्वेश्चन बना दिए। तो अगर आप ये स्टेटमेंट आंसर में लिखोगे अपने, जब आप राइट करोगे, कभी कभी भी कोई आंसर लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू GS3 पेपर है जो आपका, तो ऑलवेज राइट ऑफिशियल, जो एक लाइन में क्लियर कर दे कि आपको पता है कंसेप्ट। तो मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैनग्रोव्स दे आर यूजुअली फाउंड इन 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लोकेशंस, दे आर आल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइंस, ठीक है ना। दे आर आल्सो फाउंड ऑन द शेल्टर्ड कोस्ट लाइन, दे आर द प्राइम फीचर। 3-4 सेंटेंस लिखने की बजाय एक सेंटेंस में खत्म करो, क्योंकि आपके पास वर्ड्स बहुत लिमिटेड होते हैं। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ना। द सेकंड स्टेटमेंट इज कि what type of forest we usually found over there. Okay,
तो यू विल सी व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप क्लासिफाई करना चाहो क्या कहते हैं मैनग्रूव्स को, तो कौन से फॉरेस्ट में रखोगे उसको आप? हमने कितने फॉरेस्ट पढ़े हैं? हमने ट्रॉपिकल पढ़े हैं, हम सब ट्रॉपिकल पढ़े हैं, हमने हमने टेम्परेट पढ़े हैं, माउंटेन फॉरेस्ट पढ़े हैं हमने, ठीक है ना, कोस्टल फॉरेस्ट पढ़े हैं हमने। किस इसको क्लासिफाई किस तरह से करोगे ये बताओ मेरे को। डेसिडियस, शना, व्हाई इट वुड बी डेसिडियस? इज इट अ क्वेश्चन मार्क? ओके क्वेश्चन मार्क। और बताओ। देखो, तुम लोग ना पढ़ते कम हो। अगर तुमने पढ़े होते, मेरी मेरी प्रेजेंटेशंस देखी होती या लेक्चर में देखे होते, रिव्यू किए होते, तो जब मैंने आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट करवा रहा था ना, तब हमने एक क्लासिफिकेशन की थी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई, एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। उसी के नीचे जब हम सारी क्लासिफाई करते तो फोर्थ क्लासिफिकेशन वाज लिटोरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट। याद है? किसी को याद आया कुछ? माथा ठनका तुझ? हाँ, तो जो लिटरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट है, दे कम अंडर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देयर विल बी नो डेसिडियस टाइप ऑफ ट्रीज, दे विल बी एवरग्रीन टाइप ऑफ ट्रीज। एवरग्रीन तो वैसे भी आपको लॉजिकल आना चाहिए, क्योंकि इनके पास पानी की किल्लत नहीं है भाई, पानी इनके पास आता रहेगा, शेल्टेड कोस्टलाइन फीचर्स है इनके पास, पानी की किल्लत नहीं है, तो एवरग्रीन तो रहेंगे ही रहेंगे वो। अब आपको सोचना है कि यह ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है, ठीक है ना। टेम्परेट तो है नहीं, आपको बताया है, टेम्परेट फीचर यहाँ पे आएगा नहीं, तो क्या बचता है? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल अब डेसिडियस है कि नहीं? डेसिडियस वहां पे यूज करते हैं जहां पानी की किल्लत हो, समझ रहे हो? तो तभी मैं कह रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए, लॉजिकल सेंस लगाया करो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही इसका आंसर बनता है। वैसे मैंने ये करवाया हुआ है आपको, इफ यू गो थ्रू माई लेक्चर्स, पीछे जाके रिवाइंड करना, वहां पे जब मैं आपको फॉरेस्ट करवा रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करवा रहा हूँ, तब मैंने ये करवाया, ठीक है। लेकिन इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर और है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होने की बजाय, ये जो है ट्रीज जो है वहां पे, वो मीडियम टू श्रब ग्रोथ लेवल तक का होता है, यानी कि 2 से 15 मीटर तक इसकी नॉर्मल हाइट जाती है। लेकिन जब हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला था या पढ़ा था, तब हमने कहा था कि नॉर्मल हाइट ही 60 मीटर से ऊपर जाती है, उनकी कैनोपी बहुत ज्यादा हाई होती है ना। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, तभी हमने इसको अलग से क्लासिफाई किया था, लिटोरल एंड स्टेपी फॉरेस्ट, ठीक है जी। मेक सेंस? कहां पे पाए जाएंगे? मोस्टली दे विल बी फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स, नॉट कॉन्टिनेंटल कोस्ट लाइन्स। ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स जो है, कोस्टल एरियाज में ये पाए जाएंगे, आपके अंदर नहीं पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल साइड में नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। दूसरी बात, इनकी हाइट 2 से 15 मीटर तक हो सकती है, यानी कि छोटी सी झाड़ से लेके 15 मीटर के दरख्त तक इनकी हाइट हो सकती है, इससे ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती है। इनमें भी डिस्टिंक्ट जोनेशंस होती हैं। लेट मी राइट आउट ओवर हियर, ट्राई टू राइट, जो मैं बोलता हूं उसको लिख लिया करो अगर आप कॉपी लेके बैठे हो तो। ओके, तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट जोनेशंस, लेट मी राइट इट ओवर हियर। मैनग्रोव्स have distinct donations. Single guys, देखो, मैनग्रोव्स हैव डिस्टिंक्ट जोनेशन। जैसे हमने जोन पढ़ा था ना, वहां पे हमने वर्टिकल जोन पढ़ा था, यहाँ पे हमने लेटरल जोनेशंस पढ़नी है। कौन सी जोन यहाँ पे पाई जाएगी? लेटरल जोनेशंस।
लेटरल जोनेशन, व्हाट इज लेटरल जोनेशन, ये ध्यान समझने की बात है, क्योंकि जब हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक बहुत बड़ा ट्री होएगा, है ना, उसके साथ थोड़े से नीचे वाले ट्री होंगे, उसका थोड़े नीचे वाले ट्री होंगे, उससे थोड़े नीचे वाले ट्री होंगे, एंड में श्रब फॉरेस्ट होता है ना, मेक सेंस। बट यहाँ पे क्या होता है, लेटरल जोनेशन होती है। लेटरल जोनेशन का मतलब मेरे को आपको बताने दो, लेट मी शो यू अ पिक्चर। आर यू सीइंग दिस गाइस? दिख रहा है रेड मैनग्रोव्स? लेट मी लेट मी पॉइंट दैट आउट। रेड मैनग्रोव्स, ब्लैक मैनग्रोव्स, व्हाइट मैनग्रोव्स, ठीक है। जोनेशन दिख रहा है, तीनों में अंतर भी दिख रहा होगा। लेट मी शो यू अनदर पिक्चर। दिख रहा है, कोस्टल जोन, मिडल जोन, इनलैंड जोन, ओके, मेक सेंस। तो दरख्त छोटे से बड़े होके लेटरल साइड में बड़े होते जाएंगे। जिस जब जब ये उसकी तरफ जाते रहेंगे, कोस्टल एरिया की तरफ अंदर इनलैंड जाते रहोगे, उतना इनका साइज बढ़ता रहेगा। मेक सेंस? सॉरी, यूजुअली दे आर अबाउट 15 मीटर टॉल, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ 40 मीटर टॉल, क्योंकि हर जगह पे आप मोटा मोटा, ये एवरेज लेंथ होती है, मतलब अगर आप जाओगे तो इतनी लेंथ तो आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर आप वेस्ट कोस्ट में जाती हो, अपने गोवा से, इफ यू गो टू गुजरात या रत्नागिरी मैनग्रूव्स में जाते हो, है ना, तो वहां पे हाइट कम होती है, दे यूजुअली आर इन दिस जोन। लेकिन अगर आप सुंदरबंस में जाते हो, क्योंकि वहां पे डेल्टेक डेपोजिशनल फीचर्स बहुत ज्यादा है, वहां पे हाइट 40 मीटर तक भी हो सकती है। ओके, मेक सेंस। तो एक रेंज बता दिया, एवरेज हाइट इज नॉर्मली 15 मीटर, 2 से 15 मीटर तक नॉर्मल इनकी हाइट रहती है, ठीक है। हम इसको वेरिएशंस को भी पढ़ेंगे जब हमने पढ़ना है इंडिया के स्पेसिफिक मैनग्रोव्स को। ओके, चलिए, यहां तक क्लियर है बेटा? बताओ, कोई दिक्कत? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस, अबाउट सम बेसिक फीचर्स ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट? गुड, चलिए आगे चलते हैं फिर। Mangroves are trees and bushes growing below the high water level of spring tides, which exhibit remarkable capacity for salt water tolerance. Now, let us discuss some important features of what make mangrove forest different from other type of forest. Okay, तो क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले मैनग्रोव फॉरेस्ट में सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो होगी इनकी रूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम दो तरह के यहां पे पाए जाएंगे। लेट मी राइट इट ओवर हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। सॉरी, हियर इट इज, या एक मिनट एक मिनट, यस। तो कौन तरह के दो रूट पाए जाते हैं हमारे पास, बताइए? टू टाइप ऑफ रूट आर फाइंड, two types of roots are found over here. What are those found? Yes, prop or stilt roots, ठीक है। और what is second type of root, बताइए, किसी को बताओ? न्यूमैटोफोर्स, ये दिख रहा है बेटा आपको? सबको देख लो, दिख रहा है आपको? एवरीवन गुड? ओके, सो प्रॉप रूट्स एंड स्टोर करती हैं। एवरीवन गुड? आवाज आ रही? रुक तो नहीं रही आवाज? हेलो, गुड, वॉइस टूट रही है। अभी देखो, ठीक है? एवरीवन गुड? आवाज आ रही है? क्लियर, गुड। तो ये जो है, ये आपको बैलेंस प्रोवाइड करती है। स्टिल्ट रूट्स होती है, ये बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। दूसरी तरह के, एक जैसे हमारे हाथ का ये, आप देखोगे तो ये पंजा नहीं दिख रहा आपको इस तरह से,
लेट मी शो यू, इस तरह से फैली होती है, ठीक है, मेक सेंस, ओके। नाउ लेट मी शो यू द पिक्चर, जैसे अभी देखा था, ये जैसे अभी देखा हो, पानी के अंदर देख रहे हो आप, ये दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना, दिखना, तो दीज आर प्रॉप और स्टिल्ट रूट्स, यस, ओके, मेक सेंस, ओके, दिख रहा है। तो डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होती, जैसे हमने देखा था कि धरती के अंदर के बाद का सिस्टम जो रूट सिस्टम होता है, जो एपिकल मेरिस्टम ग्रो करता है वैसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, ये फ्लाई होती है रूट्स, टू गिव मोर ट्रैक्शन, टू गिव मोर ग्रोथ, टू गिव मोर, सॉरी, टू गिव मोर बैलेंस टू दीज टाइप ऑफ रूट्स, ओके, ताकि पानी के भाव को और शॉक को ही अब्सॉर्ब कर पाए, मेक सेंस, गुड, चलिए, और क्या फीचर्स लगता है, और क्या फायदा होगा इस क्रॉप रूट्स का, जनरल वाइल्ड लाइफ को क्या फायदा होगा, और हमें क्या फायदा होगा क्रॉप रूट्स का, गुड, हैबिटेट, वेरी गुड मुस्कान, दे प्रोवाइड हैबिटेट, अगर आप इसको हैबिटेट बोलना चाहते हो या आप नीश बोलना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छी टर्म है नीश, इकोलॉजिकल नीश। तो ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही है ना, ये वाली जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती है रूट्स, है ना, यहाँ पे दे आर इंपॉर्टेंट स्पॉनिंग ग्राउंड्स फॉर मैनी फिशेस, ओके, व्हाट आर स्पॉनिंग ग्राउंड, जहां पे एग्स ले करती हैं और एग्स फर्टिलाइज करती हैं फिशेस, तो बहुत ज्यादा ये क्योंकि ये प्रोटेक्टेड नहीं लग रहा आपको, जाला सा बना हुआ है ना, तो बहुत सारे फिशेस यहाँ पे अपने एग्स ले करती हैं, ठीक है जी, इसी कारणवश इसको एक तरह का इकोलॉजिकल नीश बोला जा सकता है, ठीक है जी, डन। यहाँ पे बहुत सारे जो डक्स होती हैं, या आपको क्या कौन से प्रजातियां देखने को मिलेगी, स्वाम ये देखने को मिलेगी, ये क्या बोलते हैं उसको, स्वान्स, है ना, ऑयस्टर्स, क्रैब्स, बर्ड्स लाइक दिस, ठीक है ना, तो ये देखने को आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे उनको खाना मिलता है, ठीक है, मेक सेंस, गुड। तो यहाँ पे एम्फीबियंस बहुत तरह के पाए जाएंगे, ओके, मेक सेंस। जब हमने एक वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको करवाया था कि भैया एम्फीबियंस है ना, जो you will not find a lot of diversity of amphibians in polar areas, temperate zones, but you will find more and more variety of amphibians when you move down to subtropical and tropical areas. अब समय लग रहा क्यों, because they have these kind of features like जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, मैनग्रोव फॉरेस्ट, they have estuaries, they have deltas, they have mangrove forest, they have creeks, they have curves, ठीक है ना, समय लगा ना, तो ये जो फीचर्स हैं, इसीलिए यहाँ पे एम्फीबियंस ज्यादा पाए जाते हैं हमारे पास, क्योंकि एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो धरती पे और पानी पे दोनों पे रहने में सामर्थ्य होते हैं, ठीक है जी। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर आपने देखा होगा यहाँ पे, you will also find is a crocodile, make sense, it is also a reptile and an amphibian as well, make sense। अब आपको समय लग रहा है वेयर यू विल फाइंड ए साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, विल यू फाइंड दिस प्रजाति, आपको क्या ये गंगा में पाई जाएगी, टेल मी, विल यू फाइंड दिस दिस घड़ियाल जिसको बोलते हो, विल यू फाइंड इट इन गंगा, वेयर इट इज नेटिव हैबिटेट क्या होगा इसका, ये बताओ, गधो, साल्ट वाटर बोल रहा हूं, मैं गंगा की एग्जांपल दे रहा हूं, अभी भी नहीं समझ लगा तो फिर क्या समझाऊं मैं आपको, ठीक है ना, यू विल नॉट फाइंड दिस इंडियन घड़ियाल या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन
Ganga. Okay, that is a freshwater habitat. This will be found in Sundarbans, Bhitarkanika mangroves. Okay, make sense? अब समय लगी कहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, ये भी बता दो कि इसका क्या स्टेटस है फिर, कंजर्वेशन स्टेटस आईयूसीएन का, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। हाँ, आवाज आ रही बेटा? आवाज नहीं आ रही? हेलो, वीडियो पॉज हो रही है, थोड़ी थोड़ी कट रही है। एक्चुअली ना यहाँ पे पंजाब में काफी बारिश हुई है कल रात को, तो उसके कारण शायद नेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा लॉस आ रहा है। लेट मी रिकनेक्ट इट, एक बार रिकनेक्ट करने दो, मैं आपसे अभी जुड़ता हूँ। इट्स ओके नाउ, अब दिख रहा है एवरीवन, ऑल ओके? चलिए, ठीक है। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट ये जो है दे प्रोवाइड इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट शेल्टरिंग ग्राउंड्स टू मैनी फिशेस। ओके, इसीलिए यहाँ पे अब फिशेस आएंगी तो दे आर, यहाँ पे और बहुत सारे आएंगे, प्रजाति आएंगी, ठीक है ना, लाइक स्वैम्स आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे वो आते हैं, क्या कहते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आएगा, ऑयस्टर्स आएंगे, क्रैब्स आएंगे,
ठीक है, mosquitoes, flies, these kind of things will be a lot of biodiversity here. Okay, चलिए, तो ये तो हो गया prop roots, ठीक है। रेस्ट एक और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो है न्यूमेटोफोर्स। जहां पे न्यूमेटो आ गया, न्यूमा आ गया, न्यूमो न्यूमो आ गया, वहां पे मतलब होता है एयर, ठीक है। ओके, न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटिक कंप्रेशन, ठीक है, दैट मीन्स एयर कंप्रेशन। ओके, फोर्स मतलब होता है पोर्स। पोर्स आपने देखा होता है ना, एयर पोर्स। इसका अगर आप ट्रांसलेशन करो तो इसका मतलब है एयर पोर्स। तो कुछ इस तरह की इनकी जो रूट्स हैं वो पानी के बाहर आ रही होती हैं। लेट मी शो यू इफ आई हैव अ पिक्चर। उनको हम बोलते हैं, ये तो प्रॉप रूट्स आप तो दिख रहा है ना, दीज आर द प्रॉप रूट्स, है ना। लेट मी से इफ आई हैव दैट पिक्चर, या इफ यू सी हियर, ये देखो बाहर आ रही है पानी के कुछ रूट्स ना, पानी के बाहर आ रही हैं। हाई टाइड और लो टाइड का मतलब समझ है ना, कि पानी कुछ टाइम काफी अंदर तक आ जाता है, पानी भर जाता है, कुछ टाइम बाद वो पानी चला जाता है वापस, है ना। तो लो टाइड और हाई टाइड का ये मतलब होता है। तो आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये रूट्स जो हैं इनको एयर चाहिए, क्योंकि जब हमने क्लासिफिकेशन करी थी वेटलैंड्स की तो वहां पे हमने मैनग्रोव्स को भी डाला था। तो यहाँ पे क्योंकि पानी काफी टाइम तक रहता है, तो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इट विल बी, एनारोबिक, इसको एनॉक्सिक सॉइल भी बोलते हैं, एनॉक्सिक सॉइल, ठीक है। प्लांट को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, एंड वन ऑफ द मेजर वे ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन बाय द प्लांट इज थ्रू रूट्स। ओके, नॉर्मल अगर मिट्टी में अगर आप, तभी हम इसीलिए गदाई करते हैं, इसीलिए हम वो ट्रैक्टर से हल चलाते हैं, हल जोतते हैं, ताकि वो मिक्सिंग हो सके, ठीक है ना, साइक्लिक न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग हो सके, और ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजन की भी मतलब हो सके, ठीक है ना, मिक्सिंग हो सके। क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, तो प्लांट हैव डिवाइस्ड ए वेरी क्लेवर प्लान, ठीक है। उन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ जो एंटी ग्रेविटी है वो रूट्स ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, ताकि इसमें कुछ नहीं होता, न्यूमेटर फोर्स होते हैं जो कि एयर को अब्सॉर्ब करते हैं, ताकि उनके पास एयर की कमी ना हो, ठीक है ना, नहीं तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ ट्री इट विल बी, इट विल बी ए एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं आप यहाँ पे बताना भूल गया, प्रॉप रूट सिस्टम का। देखो, अगर आपके पास इस तरह के प्रॉप रूट सिस्टम होंगे, इस तरह के, ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई डेपोजिशन हो रही है, सेडिमेंटेशन हो रही है, वो कहाँ होएगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। ओके, मेक सेंस। कोई भी सेडिमेंट होगा वो यहाँ पे ज्यादा गिर जाएगा, है ना। सपोज कोई वाटर पल, तो एक तरह की ये छाननी की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना। छाननी जैसे चाय छानने में छाननी हेल्प करती है ना आपकी, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छाननी के ऊपर रह जाते हैं, और बाकी जो चाय है वो आपको नीचे पुन के चले जाती है। सेम टू सेम इट विल हेल्प इन दैट सेडिमेंटेशन ऑफ द clay particles, sedimentation of the larger particles, इस तरह से। They also help in channelization of heavy matter, heavy metals। जो हैवी मेटल्स होते हैं, लाइक आर्सेनिक, लाइक फ्लोरीन, ठीक है ना, सो नॉट फ्लोरीन, आर्सेनिक हो गया, है ना, मरकरी हो गया, ये वाले हो गए मेटल्स, ठीक है ना। तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन के साथ होते हैं, बड़े भारी होते हैं, वो भी सेडिमेंट हो जाते हैं, यहाँ पे नीचे चले जाते हैं। और सपोज आर्सेनिक है, ठीक है ना, आर्सेनिक भी बाहर है, और इसके साथ में रेत भी आ रही है, पानी के साथ में वो मिक्स होके आ रहा है, क्योंकि आर्सेनिक और रेत दोनों ही इकट्ठे भारी हैं, वो एक तरह से दब जाएंगे सॉइल में, तो वो ट्रैप हो रहे हैं। क्या वो वाटर टेबल में जाएंगे? नहीं। क्या वो सी में जा रहे हैं? नहीं। वो कहाँ ट्रैप हो रहे हैं? वो यहीं पे यहीं ट्रैप हो जाएंगे सेडिमेंट्स में, ठीक है ना। तो एक तरह से ये पोल्यूशन को रिमूव करने का काम भी करता है, ठीक है। मेक सेंस? लगा समझ कुछ? बताओ बच्चों। ओके, तो नुमेटोफोर्स और स्टिल्ट रूट के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ये चीजें होती है। नुमेटोफोर्स का क्या काम है? रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करती है, ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करती है, और जो है प्रॉप रूट्स हैं जो
वो ये काम करती है, बैलेंस प्लस सेडिमेंटेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है जी। नाउ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फर्दर इज, लेट मी शो यू और क्या होता है। ये देखो, ठीक है, ये लाइन देखो, इज दिस लाइन ओके विद यू? कहां पाए जाएंगे शेल्टेड कोस्ट लाइन? कौन कौन सी होती हैं? क्या डेल्टा एक शेल्टेड कोस्ट लाइन है? यस। क्या एस्चुरी एक शेल्टेड कोस्ट लाइन है? यस। क्या क्रीक्स हैं? यस। क्या बेस है? यस। दैट इज, बे से याद रखो, बे ऑफ बंगाल। तो सुंदरबन कहां पे पाया जाएगा आपको? बे ऑफ बंगाल में। बैरियर आइलैंड्स क्या एक तरह के आपके पास प्रोटेक्टेड शटलाइंस हैं? यस। ये अभी आपको फोटो भी दिखाई है मैंने, ये देखो, एक मिनट, अभी फोटो दिखाई थी ना आपको, ये देखो, ये क्या है? बैरियर रीफ। ठीक है ना, ये पानी का, या ये कोरल रीफ, कोरल रीफ का एक बहुत बड़ा छोटा सा ना एक एरिया बन गया हुआ, जिसके कारण ये वाला सी का एरिया यहाँ पे सेपरेट हो गया, अंदर वाले पानी का सेपरेट हो गया। ठीक है ना, ओके, समझ रहे हो? तो ये शेल्टर्ड कोस्ट लाइन है, यहाँ पे कोस्टल सीधे सीधी वेव्स आती नहीं है। ठीक है ना, मेक सेंस? ओके। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी, यू माइट हैव ऑब्जर्व ओवर हियर, क्या न्यूमेटोफोर्स तीनों जोन में पाए जाते हैं? कोस्टल जोन में भी, मिडल जोन में भी, और इनलैंड जोन में भी? ध्यान से देखोगे ना, प्रॉप रूट्स इसके भी यहाँ पे भी होनी चाहिए, प्रॉप रूट्स यहाँ पे भी हैं, लेकिन जहां पे ये हाई टाइड खत्म हो रही है, जैसे जैसे आप इनलैंड जाते जाओगे, न्यूमेटोफोर्स का काम खत्म होता जाता है और ट्री की हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है ना, समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि पानी का स्तर वहां पे नहीं है उतना, तो इनका अगर तना देख रहे हो तो तना इनका काफी मोटा है एज कंपेयर टू दिस, और एज कंपेयर टू दिस, मेक सेंस? ठीक है। और अगर आपको ध्यान आ रहा हो ये चीजें देख के, isn't it moving from hydrarch succession to mesozoic succession? बताइए मेरे को, समय लगा ये बात क्या बोली मैंने? ओके, मैंने आपको लॉ ऑफ नेचर करवाया था, जब मैंने ये चीजें करवाई थी सारी की सारी, हाइड्राक, मीजाक सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन करवाया था, तो ये लॉ ऑफ नेचर है, ये कोई अद्भुत बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि भैया जी, अगर आप हाइड्राक सक्सेशन से स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेट आप मीजाक की तरफ चलोगे, अगर आप डेजर्ट या जीराक से स्टार्ट कर रहे हो तब भी आप मीजाक की तरफ ही बढ़ोगे। ठीक है, ये लॉ ऑफ नेचर है, इसमें आप ये नहीं लगा सकते कि इस तरफ ही क्यों मूव कर रहा है, तो ये लॉ ऑफ नेचर है हमारी तरफ से। ठीक है जी, जैसे 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 मीजाक कंडीशंस की तरफ जाओगे, आप उस तरह से सूटेबल होना चाहोगे जिस तरह से वहां पे मीजाक में कंडीशंस है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज, लेट मी शो यू, we have discussed this, we have discussed location. ओके, ये समय लग रही है, द बेस्ट लोकेशंस आर वेयर abundant silt is brought down by the rivers on the back shores of accreting sandy beaches. Okay, make sense? Now you can find mangroves in Goa, but you will not find an estuary or other type of things in Goa. Make sense? लगा समझ? क्योंकि वहां पे सिल्ट डिपॉजिट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मैनग्रोव यूजुअली आपको वहां पाए जाएंगे जहां पे आपका सिल्ट डिपॉजिट ज्यादा हो रहा है। मेक सेंस है ना, कि जहां पे सिल्टेशन ज्यादा है वहां पे प्रॉप रूट्स ज्यादा आएंगी, प्रॉप रूट्स और सिल्टेशन कॉज करेंगी। मेक सेंस है ना? किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं ना? आगे चले फिर। तो ये देखो, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस टू सैलिनिटी? दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, क्योंकि ये अनॉक्सिक कंडीशंस में रहते हैं, अनॉक्सिक का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन आपको रेडली अवेलेबल नहीं है, तो आप देख रहे होंगे ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं नोमेटोफोर्स, है ना, एक तो ये आ जाते हैं, नॉर्मल चीजें है ना, नॉर्मल अडेप्टेशन टू लो या एनॉक्सिक कंडीशंस ऑफ द सॉइल इज
nematophores, नंबर 1, ठीक है? व्हाट आर द अदर? व्हाट आर द अदर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस? और क्या-क्या होता है? इनके जो पत्ते होते हैं बेटा ध्यान देखो, इनके पत्ते जो होते हैं वो वैक्स कोटिंग होती है उनके ऊपर। अब आप बोलो सर वैक्स कोटिंग क्यों चाहिए उसके ऊपर? बताइए क्या रीज़न हो सकता है? व्हाई देयर इज़ अ वैक्स कोटिंग ओवर हियर? बताइए, क्या रीज़न है कि इनके जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर वैक्सिंग कोटिंग की होती है? वैक्स कोटिंग का मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ओके? वाटर लॉस। पर आप बोलो सर यहाँ पे तो वाटर ही वाटर है और चारों तरफ, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ गई है वाटर को अब्ज़ॉर्ब करने की या वाटर को प्रिवेंट करने की लॉस? बताइए, बताइए। या दैट्स वेरी गुड हरसिमरन, दैट्स मेक सेंस, ओके। लगा समझ? हरसिमरन जी बोल रहे हैं सर अगर ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होएगी तो दैट मीन्स विल बी देयर हैव टू मूव, क्योंकि ये साल्ट वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, तो साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर ये ज़्यादा ट्रांसपीरेशन करेंगे, तो साल्ट कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? इनके अंदर इकट्ठा होएगा ना, तो वाटर तो बाहर चला जाएगा, साल्ट थोड़ा बाहर जाता है ट्रांसपीरेशन के दौरान, ठीक है ना? तो ज्यादा वाटर क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और पानी बहुत ज़्यादा है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, साल्ट इनके अंदर इकट्ठा होगा, ठीक है? तो उससे कारण इनका ऑस्मो रेगुलेशन खराब हो जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन खराब हो जाएगा तो ये मर जाएँगे बेचारे, साल्ट वाटर में कैसे जी पाएँगे, ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं, पानी का वाटर लॉस है जो वो कम कर देते हैं बाय कोटिंग देयर लीव्स विद वैक्स। तो ठीक है ना, वैक्सी कोटिंग लीव्स हो जाता है इनका। अगर आप पत्ते उठा के देते हो कि मोम की तरह, जैसे होते हैं ना, मोम की तरह खुरदुरे से होते हैं, तो मोम की तरह होते हैं। दूसरी बात वैक्स कोटिंग होती है। दूसरी बात जो इनका लीव्स होते हैं उनके ऊपर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आपको साल्ट बना दिखेगा, ठीक है ना? क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो करनी है, जितनी मर्ज़ी कम करो लेकिन करनी तो है ना। तो ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, ग्रीन लीव्स हैं तो ये ट्रांसपिरेशन करेंगे। तो ट्रांसपिरेशन करने के बाद जो साल्ट है वो अपने अंदर नहीं इकट्ठा करते, वो पत्तों के ऊपर इकट्ठा कर देते हैं। तो आप कभी इनका पत्ता तोड़ के देखना तो ऊपर से देखोगे ना, हाथ लगाओगे तो आपको व्हाइट-व्हाइट साल्ट दिखना शुरू करेगा आपको, ठीक है ना? मेक सेंस? ओके? तो इसके कारण इनका जो आपको साल्ट है वो बाहर की तरफ दिखाई देता है। आगे चलते हैं फिर, ये भी क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है विविपैरिटी। व्हाट इज विविपैरिटी? मैनग्रोव्स में, मैनग्रोव्स विविपैरिटी को करते हैं। विविपैरिटी का मतलब होता है कि जो हमने देखा था जब हमने जर्मिनेशन पढ़ी थी, जब हमने सीड जर्मिनेशन पढ़ी थी, जब हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स यूज्ड बाय द प्लांट्स, खास करके जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, they use different type of channels, like विंड चैनल है तो उसको एनीमोफिली बोलेंगे, बैट्स के थ्रू हो रहा है या बीज के थ्रू वो जर्मिनेट हो रहा है ना? हमने ये सारा कुछ पढ़ा था ना फ्लावरिंग प्लांट जब हम पढ़ के आए थे। तब उनमें क्या होता था कि एक एजेंट होता है जो कि प्लांट का जो मेल का स्पर्म्स जो है, जो मेल के जो सीड्स हैं वो लेके जाता है फीमेल फ्लावर के पार्ट, है ना? इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? इनमें क्योंकि देखो अगर ये ऐसा विंड का यूज़ करेंगे, अगर ये अपने पोलन ग्रेन्स को नीचे फेंकेंगे तो नीचे क्या है? ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर इज़ हाई साल्ट कंटेंट, वो तो मार देगा, ठीक है ना? वो तो खत्म कर देगा, सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देगा। तो ये क्या करते हैं टू प्रिवेंट दिस, दे यूज़ विविपैरिटी। विविपैरिटी का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है सीड जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। ठीक है, आपने ये देखा होगा, एक फोटो दिखाता हूँ आपको, ये देखो,
दिख रहा है आपको? ये देखो ध्यान से, जो सीड है ना, ये देख लो, ये सीड पहले जर्मिनेट होगा, प्लांट के अंदर ही लगा रहेगा, ठीक है ना। जब उसमें रूट भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़े से पत्ते भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तब ये नीचे जाके गिर जाता है। और जब ये नीचे गिर जाता है, ये पानी के अंदर चले जाता है, वहां पे रूट्स इसकी हायर ग्रोथ होती है और वहां से ये ग्रो करता है। मेक सेंस? ठीक है। दिस इज व्हाट विविपैरिटी मीन्स। विविपैरिटी मीन्स देयर इज नो, मतलब यहाँ पे कोई भी एजेंट वर्क नहीं करता है, कोई भी बीज वर्क नहीं करती हैं, कोई भी विंड से इसकी जर्मिनेशन नहीं होती है। ये विविपैरिटी को शो करता है। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक टू मैनग्रोव्स। मेक सेंस? चले आगे। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए, तो दिस इज विविपैरिटी। व्हाट एल्स? एडवेंटिशियस रूट्स, जिसको आप स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं, वो भी हमने कर लिया, ठीक है ना। दे सिक्रेट एक्सेस साल्ट थ्रू देयर लीव्स, ठीक है ना। तो अगर ये आपके इनके पत्ते देखो तो उनके ऊपर साल्ट जमा होता है, ये भी हमने कर लिया डिस्कस। ओके, नाउ समथिंग अबाउट मैनग्रोव्स इन इंडिया। मैनग्रोव्स इन इंडिया यूजुअली फाउंड, आपको पता है कहां पे दिखेंगे ये, ठीक है। विल यू फाउंड मैनग्रोव्स इन केरला? बताइए, क्या केरला में ये देखने को मिलेंगे आपको? बताइए। शेल्टन कोस्ट लाइन है वहां पे, मेक सेंस। पर क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? आंसर मैंने आपको बता दिया। आंसर आप मेरे को बताओ कि क्यों नहीं देखने को मिलते वहां पे। व्हाई विल यू नॉट फाउंड दिस मैनग्रोव्स इन केरला? कोई आंसर नहीं? दिमाग लगाओ, इतने कंसेप्ट पढ़े हैं हमने। कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, ठीक है, वो दिमाग लगाओ। फिर ये भी दिमाग लगाओ कि भैया यहाँ पे जो रिवर्स आ रही हैं, लाइक इन पेनार, लाइक पेरियार, दे हैव लो सेडिमेंट कंटेंट। लग रहा है समझ? ठीक है। क्योंकि ये जो रिवर्स आ रही हैं, जो यहाँ पे बह रही हैं, उनमें लो सेडिमेंट कंटेंट है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो लो सेडिमेंट कंटेंट होता है उनमें, ठीक है ना। इस कारणवश वहां पे डेपोजिशनल फीचर्स कम होंगे और उस कारणवश वहां पे मैनग्रोव्स की कमी होगी। मेक समझ रहे? मेक सेंस? एक और चीज आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए, जो अब आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप बोलो सर, गोवा में कैसे हैं या रत्ना मैनग्रोव कैसे बन रहे हैं? मैंने आपको बोला था, ध्यान से सुनो। यहाँ पे भी आपका लॉजिक चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो रिवर्स आती हैं, जुआरी एंड मुआरी, है ना। वो बहुत शॉर्ट रिवर्स हैं, उनमें सेडिमेंट डेपोजिशन नहीं है। लेकिन गोवा में एक चीज है, बीचेस। बीचेस होने के कारण वहां पे प्रोटेक्टेड शोरलाइन बन जाती है और उसके कारण वहां पे डेपोजिशन होती है, ठीक है ना। हर चीज को इतना पढ़ो कि आपका लॉजिक बने। आपको ये पढ़ना ना पड़े कि यार रत्नागिरी में एस्चुरीज थी कि रत्नागिरी में मैनग्रोव्स थे। समझ रहे हो? मेक सेंस, कि आपको सेंस लगनी चाहिए यार, यहाँ पे क्यों बनेगी मैनग्रोव्स, बनेंगे तो क्यों बनेंगे यहाँ पे मैनग्रोव्स, यहाँ पे है तो क्यों नहीं है मैनग्रोव्स, यहाँ पे है तो क्यों है। मेक सेंस? व्हाई देयर विल बी मैनग्रोव्स इन कावेरी डेल्टा मैनग्रोव्स? बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, दे आर डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाती है डेल्टास। जहां डेल्टा बनेंगे वहां तो बेटा आंख बंद करके आपके मैनग्रोव्स बनेंगे ही बनेंगे। यू विल फाइंड कोवेरी मैनग्रोव्स, कृष्णा गोदावरी मैनग्रोव्स, महानदी मैनग्रोव, सुंदरबन डेल्टा मैनग्रोव। सुंदरबन में आपको पता है सारी जो रिवर्स है, इवन पद्मा, और वो ऊपर से आ रही है गंगा, और इधर से आ रही हुगली, और उधर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नीचे आ रही है। बहुत ज्यादा डेपोजिशनल फीचर्स हो रही है इन एरियाज में। दैट्स व्हाई सिंपल। मेक सेंस? ओके, या दैट इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, दैट इज इन न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। चले आगे।
Now, why you will find mangroves over here? You don't have any important river over here, है ना? यहाँ पे कोई रिवर नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ है जिसके कारण यहाँ पे आपके मैनग्रोव्स होंगे? क्या चीज़ है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ इंडेंटेड कोस्टलाइन। आएँगे यहाँ पे। इंडेंटेड कोस्टलाइन का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। इंडेंटेड कोस्टलाइन के कारण यहाँ पे क्या बनते हैं ज़्यादा? क्या आपको कराया नहीं था यहाँ पे क्या बनते हैं ज़्यादा? साल्ट पैन्स होते हैं ना, साल्ट पैन कहाँ बनेंगे? लास्ट टाइम मैं कराया था आपको। कौन-सी फ़ॉर्म बनती है यहाँ पे? नो गल्फ, नो। एक एक लैंड फीचर्स बनते हैं जिसके कारण यहाँ पे साल्ट पैन्स बनते हैं। नॉट लगून्स, नॉट गल्फ, नॉट बेस। डिड यू एवर हियर अबाउट दिस वर्ड? बताओ। हाँ, अब यस सर है। भूल जाते हो? सर क्रीक नहीं पढ़ के आए थे हम। मैंने बताया था कि कुछ इस तरह से गल्फ का भी छोटा भाई होता है, ठीक है ना? बहुत छोटा होता है, बहुत नैरो होता है, जो सी वाटर सीधा आपके घर तक आएगा सपोज़, है ना? तो अगर आपका घर यहाँ पे है सपोज़, इफ योर हाउस इज़ ओवर हियर, ठीक है ना? तो आपके घर तक सीधा पानी आएगा, पर बहुत छोटा-सा नाला है, ठीक है ना? वहाँ पे वेपोर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है, साल्ट पैन्स ज़्यादा बनते हैं, नॉट बॉग्स बट क्रीक्स। जहाँ पे क्रीक्स होएँगी, वहाँ पे आपके मैनग्रोव्स होएँगे। समझ रहे हो? क्योंकि क्रीक सारे शेल्टर्ड कोस्टलाइन और रॉट, दे आर शेल्टर्ड कोस्टलाइन। शेल्टर्ड का मतलब समझ रहे हो ना कि वेव सीधी नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है ना? सीधी वेव्स नहीं आ रही हैं यहाँ पे, सीधा सी नहीं आ रहा है यहाँ पे आपके, टकरा नहीं रही वेव्स। सीधा वेव्स टकराने का मतलब ये है कि भैया वहाँ पे डेपोज़िशन ज़्यादा होती है फिर, ठीक है ना? डेपोज़िशन ज़्यादा होती है, शैलो वाटर होता है, शैलो वाटर के कारण वहाँ पे मैनग्रोव्स ज़्यादा। मेक सेंस? चलें आगे? क्या अब ये सारा कुछ याद करने के लिए ज़रूरत है आपको? हर जगह पे ये याद किया करो कि भई यहाँ पे है तो क्यों होएगा यहाँ पे? यहाँ पे है तो क्यों होएगा यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है तो क्यों होएगा यहाँ पे? क्यों नहीं है यहाँ पे? ठीक है ना? मेक सेंस? यहाँ पे हमने एस्चुरीज़ पढ़ी थी ना, बैक वाटर लगून्स पढ़ा था, सॉरी लगून्स पढ़े थे हमने यहाँ पे, लगून्स विल बी यहाँ पे, बैक वाटर्स विल बी यहाँ पे। बट वहाँ पे आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? वी विल नॉट फाइंड मैंग्रोव्स ओवर देयर। ओके? चलें आगे? व्हाट एल्स? अच्छा, इसके टाइप ज़ोनेशन तो मैंने आपको करवा दी थी, ज़ोनेशंस क्या होती हैं इनकी, है ना? तो ये याद रखना 3 टाइप के मैनग्रोव्स होते हैं, जो भी सबसे पहले दिखेंगे आपको, सी वार्ड की तरफ दिखेंगे, मतलब हाई टाइड की तरफ दिखेंगे, दे आर नोन एज़ रेड मैनग्रोव्स। ये छोटे दरख्त होंगे, श्रब की लेंथ के होंगे, 2 से 10 मीटर तक, 2 से 7 मीटर तक इनकी लेंथ होती है। झाड़ियाँ की दिखेंगी थोड़ी-सी। जैसे-जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, दरख्तों का साइज़ बढ़ता जाता है। ये ब्लैक मैनग्रोव्स बोलते हैं। साइज़ बड़ा हो जाएगा। और आगे जाओगे तो व्हाइट मैनग्रोव्स देखने को मिलेंगे आपके। तना मोटा हो जाएगा, अभी देखा था हमने। ये देखो, तना मोटा हो जाता है ना, ठीक है? मेक सेंस? तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? या रोल ऑफ मैनग्रोव्स, ये आपको बता दिया, डेपोज़िशन करते हैं। क्या ये कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे? बताइए। यस, मेक सेंस, क्योंकि इनकी प्रॉप रूट्स हैं, वो सेडिमेंट को अपनी तरफ खींच के रखेंगी, अपनी तरफ पकड़ के रखेंगी, वो वापस नहीं जाने देंगी, क्योंकि ये शेल्टर्ड कोस्टलाइन फीचर्स हैं। तो इसका मतलब है कि टाइड सीधी नहीं आ रही है और उसके कारण इरोजन नहीं हो पा रही है। ठीक है ना? मेक सेंस? चलो, आगे चलते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड्स टू फिशेस, ये बताया था आपको, इसके कारण यहाँ पे फिश की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। Tell me now one thing. What kind of fishes will be here? Will it be fresh water, salt water, or brackish water?
कौन सी होंगी बताइए? या साल्ट वाटर बी हो सकती है, ब्रैकिश वाटर बी हो सकती है, बट इट विल नॉट बी फ्रेश वाटर। ओके, समझ गए? चलो, ट्रांड कोस्टल लाइन टाइडल फ्लड्स। अच्छा, अभी साइक्लोन अम्फान आया था, अम्फान। एनीवन हर्ड अबाउट दैट? अम्फान, AMPHAN, वेयर डिड इट कम? कहाँ पे आया था ये बताओ मेरे को। ओडिशा। हम्म, बे ऑफ बंगाल। यस, यस। किस टाइम पे आया था? किस टाइम पे आया था? ये भी बहुत जरूरी है, यू शुड नो अबाउट दिस। एट व्हाट टाइम डज साइक्लोन अम्फन हिट उड़ीसा एंड बे ऑफ बंगाल? बताइए। No, it was in May. Very good. It was before monsoon. Very good, Komal. Now you need to remember this thing. Okay? Try to make sense. जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना, साइक्लोन अम्फान के ऊपर न्यूज पढ़ रहे हो, अच्छा ये साइक्लोन अम्फान है, कब आ रहा है भैया? ये मई में आ रहा है। ये बिफोर मॉनसून आ रहा है। नॉर्मली आफ्टर मॉनसून या ड्यूरिंग मॉनसून जो होते हैं साइक्लोन्स आते हैं हमारे पास, चक्रवात आते हैं, है ना? यूजुअली दे कम इन द नॉट ड्यूरिंग मॉनसून्स बट आफ्टर मॉनसून्स इन द टर्म्स ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इस टाइम पे, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ज्यादा करके आपके पास ये देखने को मिलते हैं, क्या कहते हैं, ये जो चक्रवात होते हैं, ठीक है ना, इन बे ऑफ बंगाल। प्री मॉनसून में आना बहुत बड़ी बात है। दिस पॉइंट्स आउट टू डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ आप बोलो सर, क्लाइमेट चेंज ये कैसे, ये थ्योरी कैसे जोड़ रहे हो आप इसके साथ में? भैया जी, साइक्लोन को चलने के लिए, और एक बार हमेशा याद रखना, साइक्लोन कभी भी आपका लैंड पे नहीं आता। साइक्लोन हमेशा ओशन में ही आएगा, बिकॉज नंबर वन थिंग दैट अ साइक्लोन नीड्स टू फॉर्म इज वाटर। एंड कौन सा वाटर? सी वाटर, सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है ना, इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। अगर वाटर यहाँ पे नहीं है तो देयर विल बी नो साइक्लोन, ठीक है। टोर्नेडो इज ए डिफरेंट थिंग। टोर्नेडो हवा में होते हैं, वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं जमीन पे। जो आपके साइक्लोन्स होते हैं वो हमेशा पानी में बनते हैं। क्या क्यों बनते हैं? आफ्टर इंटेंस हीटिंग, जब समर्स हो जाती हैं काफी आपकी, इंटेंस हीटिंग होते, समर्स में नहीं पाए जाएंगे आपके, जब वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, ये हीट को रिटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब इंटेंस समर होती है और उसके बाद में सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद में वहां पे चक्रवात बनने स्टार्ट होते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन के कारण। चक्रवात बनते हैं, चक्रवात बन के कारण उनकी एक आई होती है, वो हम बाद में बात करेंगे, या ज्योग्राफी वाले सर भी करवाएंगे आपको, ठीक है। वो लैंड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना, लैंड की तरफ मूव करते हैं, और दे फॉलो द पैटर्न ऑफ जो आपका वार्म वाटर ओशन करंट्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। Now, why cyclone Amphan is such a news here is because it is occurring before this time of September, October. Okay, ये प्री मॉनसून जो आपके चक्रवात है, ये काफी लेस होते हैं इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि ये साइक्लोन अम्फन आ रहा है और इसके कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा था 2000। उससे पहले साइक्लोन फेनी भी आया, आपको पता होगा,
इन आई थिंक फरवरी और मार्च में आई थिंक आया था उसी पिछले साल। तो फेनी पहले आया, अम्फान उसके बाद में आया। दे बोथ डिड अ लॉट ऑफ डैमेज टू सुंदरबंस। ओके, सुंदरबंस, सुंदरबंस जो डेल्टा है आपका, वहाँ पे मैनग्रोव्स हैं, दे दे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फिशरमैन, वहाँ पे बहुत बच गए इनका एग्जैक्ट जो सुंदरबन के सॉरी एम्फन के प्रकोप से। बट सुंदरबन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है। ठीक है, नॉर्मली हमारा 5000 से सॉरी 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 सुंदरबन को काफी डैमेज पहुंचा है, और वहां पे हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो गया है आगे से। ठीक है जी, ये आपको रिपोर्ट में 2021 की ISFR रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। ISPR, इंडियन स्टेट ऑफ प्रोटेक्टर। ओके ओके, व्हाट एल्स, ये हो गया अम्फान के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओके, व्हाट एल्स वाज देयर। तो एक तरह से प्रोटेक्टेड, जो ये आपको प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं, कहाँ से, फ्रॉम साइक्लोन्स के प्रकोप से, है ना। और क्या था इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे ऑयस्टर्स ब्रीडिंग ग्राउंड, श्रिम्प्स, क्रैब्स और बहुत सारे ये वाली चीजें देखने को मिलेंगी, टारपॉन, ये फिश। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रिएशंस आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी फिशरीज की जो प्रजातियां वहां पे पाई जाती, नॉट ऑल बट मेन मेन। ठीक है, ओके व्हाट एल्स, लेटरल जोनेशन भी बता दी, लेटरल एंकर रूट्स भी बता दी, लेटरली स्प्रेड करती हैं इनकी एंकर्स। व्हाट एल्स, वी हैव कवर्ड दिस एज वेल, वी हैव कवर्ड दिस एज वेल। प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं इनको। ठीक है ना, ये देखो, विविपैरिटी, रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ये सारा कुछ कर लिया हमने, जोनेशन के बारे में बता दिया है, ये बात हो गया। नाउ व्हाट आर थ्रेट्स टू टू दिस, व्हाट आर द थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट को। एक तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, राइजिंग ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर, जिसको आप क्लाइमेट चेंज भी बोलते हो। क्लाइमेट चेंज जैसे इंक्रीज होगा आपका, जैसे जैसे टाइम क्लाइमेट चेंज होगा, सी सरफेस टेम्परेचर राइज होगा। सी सरफेस टेम्परेचर जितना राइज होगा, 1 डिग्री की बार राइज होता है, उतने ज्यादा साइक्लोन्स आएंगे, उतने ज्यादा साइक्लोन्स आएंगे, जैसे अम्फन आया, फेनी आया, उतना ज्यादा डैमेज will be done to the mangrove forest. Make sense? ठीक है, because they are the first line of defense. Now another important phenomena is El Nino, है ना। ठीक है, El Nino या सी सरफेस टेम्परेचर, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, what else, what else। हाँ, डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्वाकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिग थ्रेट, बिग थ्रेट, एक्वाकल्चर। क्योंकि मैंने आपको बताया, ये जो लैंड्स होती हैं, खास करके जो पर्टिकुलरली मैनग्रोव लैंड्स होती हैं आपके पास, यहाँ पे बहुत सारे क्रैब, श्रिम्प्स, सी वीड्स या अगर आप बोलते हो कि आपने कभी खाया नहीं होगा श्रिम्प वैसे, है ना, पर ये अगर कोस्टल एरियाज में जाओ तो ये एक डेलिकेसी मानी जाती है वहाँ पे, श्रिम्प, है ना। श्रिम्प्स हो गए, क्रैब्स हो गए, क्रैब्स को बहुत खाते हैं वहाँ पे लोग, ऑयस्टर्स बहुत खाते हैं। ठीक है ना, ये डेलिकेसी मानी जाती है वहाँ की। तो लोग वहाँ पे इनका, रेदर देन इनको प्रोटेक्ट करना, वो वहाँ पे इनको काट के ना, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक्वा कल्चर बना रहे हैं। इनकी कल्चरिंग मतलब वहाँ पे कल्चर करना शुरू कर दिया, जैसे जमीन खरीद के पानी इकट्ठा करके वहाँ पे डाल देते हैं, ये सारी चीजें एक्वा कल्चर। वो नेचुरल नहीं होती, वो तो ऐसे हो गया जैसे आपने रियर किया गया कुछ। ठीक है ना, जैसे पीसी कल्चर करते हैं वैसे एक्वा कल्चर अब ये करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, और ये मैनग्रोव को खराब कर रहे हैं। क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि जब वो इतना ज़्यादा निकाल लोगे, जितना उसकी कैपेसिटी नहीं है रिन्यू करने की, तो वो डिटीरियोरेट होगा वहाँ पे। ठीक है? बाकी इसको काट भी रहे हैं, लॉगिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइम रियल एस्टेट एरिया। अगर आपने CRZ रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है?
CRZ रूल्स, यानी कि कोस्टल रेगुलेटरी जोन क्या चेंजेस लेके आई है हमारी गवर्नमेंट प्रेजेंटली, यू कैन इजिली कनेक्ट इट विद दिस। ओके, ठीक है। तो अगर वहां पे इम्प्लीकेशन पूछें, अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज द कोस्टल रेगुलेटरी जोन फ्रेमवर्क, ठीक है ना, एंड हाउ इट विल help, how it will change the character of these, how it will impact the character, या how it will impact the mangrove forest, अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन चैनलाइज दिस एरिया, ठीक है ना, कि भैया कोस्टल रेगुलेटरी जोन में पहले जो प्रोटेक्शन थी अब वो हटा दी गई है, उसके कारण देयर विल बी एक्सेसिव लॉगिंग, देयर विल बी मोर पोल्यूशन, देयर विल बी मोर डिटीरियोरेशन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। मेक सेंस? Now, after doing all this thing, after doing all the threads and analyzing the tricks, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, ठीक है? एक ही चैप्टर जितना हमने पढ़ा है उतना ही पढ़ने के लिए क्या क्या और करना पड़ेगा, या क्या और आप कर सकते हो, ठीक है जी? लेट मी शो यू, ठीक है? ओके, आर यू गाइस सीइंग दिस थिंग? ये पिक्चर दिख रही है आपको सबको, ठीक है? तो आपने इस तरह से बनाना है, देख रहे हो? ये मैंने कहीं वेबसाइट से लिया, इट्स नॉट माइन, ठीक है ना? तो मैनग्रोव्स इकोसिस्टम इन इंडिया। नाउ फर्स्ट यू नीड टू नो इज व्हाट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है, ठीक है? कहाँ पे टाइप ऑफ क्या है? ट्रॉपिकल वेटरन रेन इकोसिस्टम। विद दिस डिस्कस दिस थिंग, है ना? वी डिस्कस की विच टाइप ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इट इज। इट्स ए लिटोरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट, इसी में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना? उसके बाद इट इज ए इकोटोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम, ये भी बात सही है। कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स हैबिटेट्स लाइक, समझ लग रहा है? कोई इसमें चेक करो कहाँ पे है ऑक्यूपाई एरिया बिटवीन दिस थिंग, ठीक है ना? ओके, वेजिटेरियन वेजिटेशन कौन कौन से होते हैं? सॉरी, हेलोफाइट्स होंगे, हेलोफाइट्स जो कि साल्ट टोलरेंट श्रब्स और ट्रीज होते हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड सर्वाइव इन, ये सारा कुछ समय लग रहा है आपको? नोमैटोफोर्स, साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है? होम टू श्रिम्स, बारनेकल्स, ऑयस्टर, फिशेस, बारनेकल्स, ये सारा कुछ। वेयर इन इंडिया कवर्स, इतना एरिया कवर करता है 3% ऑफ द टोटल सुंदरबन और भीतरकनिका मैनग्रोव जो है, ठीक है ना? ये उड़ीसा में है और सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के साथ में है, ठीक है? आर यू सीइंग दिस थिंग? ठीक है? स्ट्रक्चरली क्यों कॉम्प्लेक्स है, सर्व्स एज नीचेस, वीक इम्पैक्ट ऑफ द सी, फिल्टर हैवी मेटल्स, ये हमने आज ही पढ़ा है। बेस्ट कार्बन स्क्रबर्स because they act as a carbon sink, store more carbon dioxide than most forest types. That's an important line over here, ठीक है ना? तो ये आपने देखना है, देख लो, ठीक है? आपने देखा कार का बम्पर जैसे होता है, जैसे, है ना? आप लोग को पता होगा कार का बम्पर होता है, जब भी टक्कर होती है ना तो कार का बम्पर पहले टूटता है, ठीक है ना? कार के बम्पर पे चोट होती है हमेशा, तो ये एक्ट एज ए कार बम्पर, ठीक है ना? ताकि कोई भी अगर तूफान आ रहा है तो उसको स्टॉप कर ले, उसको रोक ले, उसके इफेक्ट को पीछे जो वहां पे ना आए, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, मेक सेंस? इंपॉर्टेंट फंक्शंस, रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये हम पढ़ना करेंगे आगे जाके भी। रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था ये सेडिमेंट को डिपॉजिट करते हैं, ठीक है? दोबारा चैनलाइज लेके आते हैं, साइकिल में लेके आते हैं सारे के सारे को, ठीक है ना? तो रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और उसको भी करते हैं, चैनलाइज भी करते हैं। सुंदरबन इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है? समझ रहे हो ना? देखो कितना कुछ बताया इसके बारे में। हाउसेस क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सुंदरबन वेटलैंड एरिया भी है हमारे पास, क्या स्टेटस है उसका, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? देखो, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। अब साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंडियन घड़ियाल इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, इंडियन जो घड़ियाल है वो छोटे होते हैं और वो क्या होते हैं, वो आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पाए जाएंगे।
साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ यहाँ पे ही पाए जाएंगे सुंदरबंस में और ये अटेंडेड एरियाज में, ठीक है। भीतरकनिका मैनग्रोव जो है वर्ल्ड इंपॉर्टेंट वेटलैंड सेट रामसर वेटलैंड साइट है। दिस इज नोन फॉर द लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स। मैंने आपको टर्टल्स की टाइप बोली थी इंडिया में कौन से पाए जाते हैं। भीतरकनिका मैनग्रोव्स में सारे के सारे ऑलिव रिडली टर्टल्स की बहुत ज्यादा नेस्टिंग साइट है वहां पे, ठीक है जी। क्यों है आपको बता दिया, क्योंकि मैनग्रोव्स में प्रॉप रूट्स होती हैं, प्रॉप रूट्स में वो अपने एग ले करके जाते हैं। मेक सेंस? ओके, नाउ व्हाई वाज इट इन न्यूज? व्हाट हैपेंड टू द सुंदरबंस? साइक्लोन अम्फन आया, क्या हुआ, क्या उन्होंने किया, ये आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसको, बहुत बढ़िया इसने एक्सप्लेन किया। ये आपको वेस्ट प्लान के स्टेट गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, कैसे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, ये देख लो, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये न्यूज में आ गया। अब नेक्स्ट दूसरी तरफ चलो, दूसरी तरफ क्या है, सॉरी, दूसरी तरफ चलते हैं। आपको दिख रहा है ना बच्चों ये सारा कुछ, मैं कल ही बोले जा रहा हूँ, बताओ एवरीबॉडी, बताओ, इट्स गुड, गुड गुड गुड। तो अभी जो सेकंड टाइप है, जो सेकंड जगह पे दूसरी तरफ क्या लिखना है, ये देखो, फर्स्ट इस तरफ था, अब हम इस तरफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या लिखना है, इन्होंने बहुत अच्छा नोट्स बनाया, जैसे ये तो वे फॉरवर्ड है ना, नीचे से जाना हमने क्लॉकवाइज सिस्टम में, ठीक है ना। थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स क्या है, क्लाइमेट चेंज थ्रेट है, राइजिंग 3 लेवल थ्रेट है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है अभी, ठीक है ना। तो वहां पे इन्होंने थाने क्रीक और रत्नागिरी मैनग्रोव्स में हटाने की कोशिश की गई थी वेस्ट कोस्ट में, ठीक है ना। तो उन्होंने बाद में एक वो भी बताएंगे आगे जाके कि इनका क्या उन्होंने मतलब कैसे रोका उनको। रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पढ़ लिया हमने, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया, दूसरा बटर आ गया था, ओके, मेक सेंस। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ये सारा कुछ देख लेना क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2018 की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है, ये भी हम पढ़ेंगे, 2018 की, 2019 की हम पढ़ेंगे, ठीक है। 19 में क्या क्या हुआ था, एक प्रोजेक्ट का इन्होंने बड़ा अच्छा नाम लिखा, देखो ये बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव नोट है, ये सारे उसने क्लब किए हैं गवर्नमेंट एफर्ट्स में। यू शुड नो क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है ना। थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स को रूट आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये देखो, इसने वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का प्लान बताया, ये भी लिख सकते हो आप अपने आंसर में। इसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लान बताया, वो भी लिख सकते हो आप इसमें। इसने इंडियन गवर्नमेंट का प्लान बताया, वो भी लिख सकते हो आप इसमें, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व में रिपोर्ट में। इसने एक प्रोजेक्ट का बारे में बताया, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है। देखो, ऑलवेज स्टार्ट विद स्टेट, स्टेट क्या कर रही है प्रिवेंट करने के लिए, क्या वो नई चीज क्या इनोवेट कर रही है। सेकंड थिंग, नेशनल लेवल पे उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। थर्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है इस चीज को करने के लिए, उसमें आ जाएगा बे ऑफ बंगाल, लार्जेस्ट मरीन कुछ ऐसे करके है इनका नाम, ठीक है, लार्जेस्ट मरीन एम्पायर कुछ ऐसे करके नाम है, बॉब एलमी प्रोजेक्ट है। ये यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लेड किया गया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, ये सारे मिलके जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पे ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। लेट मी शो देयर वेबसाइट टू यू एज वेल, ठीक है। तो ये देखना, ये आपका होमवर्क है, बोब एलएमई प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना, ठीक है, मेक सेंस। चले बच्चों, प्रोटेक्शन वाया लेजिस्लेशन, ये देखो इतने सारी लेजिस्लेशन में प्रोटेक्ट किया जाता है आपका। नेशनल मैनग्रोव कमेटी है, अगर आपको लिखना है कि भैया जी क्या क्या हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। लेट मी मूव बैक विद यू गाइस। बच्चों दिख रहा, समय लगा किस तरह से नोट्स बनाने हैं, ओके। नाउ इफ यू ट्राई टू एनालाइज इट, ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसने बीच में डाला मैनग्रोव्स, ठीक है ना। पहले बताया प्रॉब्लम क्या है, हम अगर आप डॉक्टर की तरफ से सोचो ना, तो हम भी ऐसा ही करते हैं सारे, ठीक है ना।
मरीज आता है हमारे पास, हम देखते हैं कि भैया जी उसका चाल चलन कैसा है, ठीक ठाक लग रहा है, बुखार है, आंखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, गर्दन कैसी है उसकी, पीठ कैसी है उसकी, ठीक है ना, ये हमें देखने से पता लग रहा है, हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाता है। फिर हम देखते हैं भैया जी, हम उससे पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, है ना, क्या क्या चीज हुई है। फिर हम बोलते हैं कि हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि इसको ये भी हो सकता है, इसको ये भी हो सकता है, इसको ये भी हो सकता है। फिर हम उसको टेस्ट लिख के देते हैं, फिर हम उसका इलाज करते हैं। सेम थिंग यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू गाइस आल्सो, ठीक है। दैट इज व्हाई जो आप देखो ना, डॉक्टर्स का जो होता है ना सक्सेस रेशियो ऑफ बिकमिंग एन सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर इज सो हायर, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज हमने एक दिमाग में बना रखा होता है, आपको भी यही बनाना है। आपको पता प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट व्हाट इज प्रॉब्लम। से पहले यू शुड नो, सॉरी, प्रॉब्लम से पहले यू शुड नो व्हाट द थिंग इज, बेसिक नॉलेज अबाउट मैनग्रोव्स। जितनी मैंने पढ़ाई है इतनी बहुत है आपको, ठीक है ना। ओके जी, ये मैनग्रोव्स के आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आज हमने पढ़े, प्रॉप रूट्स, टिल्ड रूट्स, न्यूमेटोफोर्स, वैक्सी लीव्स, ठीक है ना, कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस एंगल में पाए, कौन से लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपको। दिस इज जनरल नॉलेज। मोस्टली हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स के लिए इतना पढ़ के जाते हैं, ठीक है। और ये कोई नुकसान नहीं है, ये आपको प्री क्लियर कराएगा, बट इट विल नॉट मे एबल टू मेक यू क्लियर मेंस। मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए भैया ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है आपको। व्हाट आर द थ्रेट्स टू मैनग्रोव्स? नंबर 1, थ्रेट्स टू मैनग्रोव्स क्या क्या है? अच्छा, ये थ्रेट्स है। अच्छा, इसको प्रॉब्लम आपको दिख गई, ठीक है ना, प्रॉब्लम दिख गई आपको, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है हमारे लिए, ठीक है ना। व्हाट इट मे बी द ओवरऑल रिजल्ट क्या हो सकता है? कार्बन सिंक लॉस हो सकते हैं, कार्बन एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, सारी जो हैवी मेटल्स है वो पल्यूट कर सकते हैं, इट कैन डिस्ट्रॉय द लोकल लाइवलीहुड, ठीक है ना, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। दीज आर द रिजल्ट, ये आपको खुद खुद पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो व्हाट यू कैन डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पता चल गई आपको क्या थी, थ्रेट्स क्या है, यू नो व्हाट आर द थ्रेट्स। अब हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम? सॉल्व द प्रॉब्लम 3 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले तो आपको मोटा-मोटा देखना है सॉल्व द प्रॉब्लम कैसे करनी है। सबसे पहले गवर्नमेंट का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट एंगल, योर आंसर इज़ ज़ीरो, बिकॉज़ देन यू विल ओनली बी क्रिटिसाइजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, ठीक है ना? नाउ गवर्नमेंट के भी क्या है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, उसका क्या चल रहा है, ठीक है? अगर आप देखो स्टेट गवर्नमेंट का कोई इनोवेशन आया, कोई नया चीज़ आया, वो देख सकते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का ने क्या चलाया, वो देख सकते हो। कौन से लेजिस्लेशन बनाए हैं, आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया है, फॉरेस्ट राइट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट बनाया है, वाटर पोल्यूशन एक्ट बनाया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट बनाया। इतना कुछ पता होना चाहिए, ये सारे करवाऊँगा मैं अभी, ठीक है ना? बट आपको मेंशन होना चाहिए उनकी स्पेसिफिक्स के बारे में। ठीक है? स्पेसिफिक्स में ये सिर्फ़ इतना नहीं कि कब और कहाँ है, पर ये भी कि अंदर अंदर क्या-क्या है, क्या-क्या प्रोविज़न्स दी गई, क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं। थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको वकील नहीं बनना है। आपको बस उतना पता होना चाहिए कि नॉलेज आपकी बड़ी अच्छी है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग दे वांट टू नो इज़ एनी ग्लोबल पार्टिसिपेशन, लाइक अभी इसमें पढ़ा BOBLME प्रोजेक्ट, बे ऑफ बंगाल लार्जेस्ट मैरीन, लेट मी चेक द नेम फॉर यू गाइस, that is Bay of Bengal large marine ecosystem. Okay, large marine ecosystem project that is been funded by the uh, UN Food and Agriculture Organization. Okay, so you should know. अभी 2018 में मीटिंग हुई है, अब 2022 में मीटिंग होगी इसकी, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि जो इकोसिस्टम है वहाँ का, उसके ऊपर हम ध्यान ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। इकोसिस्टम को कैसे प्रिज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ग्लोबल पार्टिसिपेशन आती है, दैट इज़ मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मानी जाती है उसकी, ठीक है ना? इन आंसर राइटिंग, अगर आपके आंसर में ये है, ये सारी चीज़ें हैं, तब भी आपका आंसर इनकम्प्लीट है, ठीक है? इस यहाँ तक अगर आपको पता है, यू विल गेट, अगर 12.5 मार्क्स है, तो अगर आप इतना लिख पाते हो, इतना कुछ पता है, यू विल गेट इजीली 6 to 6.5 मार्क्स। 2 मार्क्स अकेले और अकेले वे फॉरवर्ड लिखने के। वे फॉरवर्ड इज योर गवर्नमेंट गिव्स यू, या मतलब अगर आपके यूपीएससी गिव्स यू प्लेटफॉर्म
क्या आपके पास कोई नया सोल्यूशन है? व्हाट आर द फोकस एरियाज, नॉट वे फॉरवर्ड यूनिट। आपको ये नहीं कि भाई अगर इतने लोग लगे हुए हैं तो आप कोई नया सोल्यूशन ऑफर कर रहे हो, नो, बट व्हाट यू अकॉर्डिंग टू यू इज द फोकस एरिया। ओके, फोकस एरिया क्या होना चाहिए? वो हमें पता है कि सोल्यूशन निकालना आपका काम नहीं है, बट ये जरूर काम है कि अगर आपको इतना कुछ पता है तो और कहाँ पे फोकस दिया जा सकता है। ठीक है, तो जस्ट अगर आप मैनग्रोव्स की बात कर रहे हो तो यू शुड नो कि मैनग्रोव्स के जो लोकल वैरायटीज हैं उनको प्रिजर्व करने का काम किया जा सकता है, जैसे कि डूगोंग। ठीक है, डूगोंग, इसको सी काउ भी बोला जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, ठीक है ना, सी काउ। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स, ठीक है, 2017 में, टू कॉप के ऊपर। ओके, तो ट्राई टू रिलेट इट टू दैट, है ना। तो इसको और क्या इनोवेटिव वे, कहाँ पे और फोकस करना है। अगर आपको नहीं सोल्यूशन आ रहा है, इट्स ओके, इट्स नो, यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग एट ऑल, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई सोल्यूशन आएगा और आप साइंटिस्ट से भी परे का सोल्यूशन सोचोगे, नहीं। बट यू डू नीड टू गेट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और कैसे हम इसको आगे बचा सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमने बात की है स्टेट की, यहाँ पे हमने बात की है सेंटर की है, यहाँ पे हमने बात की ग्लोबल पार्टनरशिप की। यहाँ पे हमने कौन सी बात नहीं कही है? वी डिडंट अबाउट लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, याद है, समझ के? अगर ये लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लिख रहे हो, व्हाट, व्हाई वी नीड लोकल कम्युनिटी? बिकॉज अगर आप उनको एजुकेट नहीं करोगे कि भैया जी जो मछुआरे हैं उनको अनरिस्ट्रिक्टेडली डीप नेट से वो नहीं करना है, क्या कहते हैं, इतना ही उठाना है जितना कि एक इकोसिस्टम की कैपेसिटी है रीजनरेट करने की। ठीक है, तो उनको बताओ भैया डीप नेट ट्रॉलिंग मत करो, ये मत करो, ये आपको पता होना चाहिए। तो यू नीड देयर लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, टू प्रिजर्व मैनग्रोव्स। ओके, मेक सेंस? ठीक है, ओके, दिस इज ए वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये 2 नंबर है इसके लिखने के। ये बस आपने 2-3 लाइनों में लिखना होता है, पूरा कहानी का चिट्ठा नहीं फाड़ना। ठीक है, जब आपने गवर्नमेंट के सारा कुछ डिस्कस कर दिया नाउ, और वे फॉरवर्ड लिखने से पहले यू शुड नो 2-3 लाइनों में व्हाट इज द फ्लॉ विद द गवर्नमेंट, फ्लॉ विद गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, नाउ आपने अगर कोस्टल रेगुलेटरी जोन पढ़ा है और जो उसकी नई नोटिफिकेशन 2018 में आई है वो पड़ी हुई है, तभी मैंने बोला था भैया 2011 में आई थी, 2018 में आई है। ठीक है, तो कोस्टल रेगुलेटरी जोन नोटिफिकेशन 2011 में अगर आप देखते हो तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। ठीक है ना, उसमें प्रोटेक्टेड जोन बोला गया था कि भैया जी 200 मीटर तक अगर कोई भी एरिया है हमारा कोस्ट लाइन तक, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल सकता। इन्होंने 2018 में बीजेपी की गवर्नमेंट ने वो कम करके 50 मीटर्स कर दी गई। अगर आप और देखो, अगर अच्छे से पढ़ो तो उस उनकी वेबसाइट को, उनकी सॉरी नोटिफिकेशन को, दिस इज ए फ्लॉ। ठीक है, ये फ्लॉ है, यू नीड टू पॉइंट दिस आउट। ओके, कि रिसेंट कोस्टल रेगुलेटरी जोन जो फ्रेमवर्क आया है दैट इट लोअर्स द प्रोटेक्शन लेवल ऑफ दिस, ठीक है, तो उसके कारण मैनग्रोव्स आपका बहुत कम हो सकते हैं। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, तो पहले बताओ, इतना सब कुछ पता होना चाहिए आपको। आपके नोट्स यूपीएससी लेवल के तब माने जाएंगे जब उसमें इतना सब कुछ है। मेक सेंस बच्चों? चले आगे, समय लगा कुछ? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। गुड, तो इसी तरह के आपने नोट्स बनाने हैं। अगर मैं आपको बोलूं प्रीलिम्स के लिए कितना जरूरी है, इतना बस, लेकिन मेंस के लिए कितना जरूरी है, ये सारा। समय लग रहे हो? अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे ना तो आपको बस इतना ही पेज, एक ही पेज रिवाइज करना है। समझ लो कितना बड़ा उसने बनाया था एक पेज, इतना ही पेज रिवाइज करना है एक मैन ग्रुप्स के लिए। चाहे आप चार्ट बना लो, चाहे जिस तरह से मर्जी करो, पर अगर वो सारी इंफॉर्मेशन उस चार्ट पे है या एक पेज में है, एक बड़े पेज में है, यू नीड नॉट टू फोकस, उसी में ऐड करते रहो कि यार यहाँ पे मैं एक और पॉइंट दिखा मेरे को, मैं यहाँ पे ऐड कर। ठीक है, और कुछ नया ऐड नहीं करना। समझ रहे हो ना? मेक सेंस बच्चों? चले आगे, बताइए।
ठीक है। तो अगर 12.5 से आपको 8 या 9 नंबर लाने हैं तो आपका आंसर शुड बी दिस मच गुड। यू शुड नो व्हाट द बेसिक अबाउट मैनग्रोव्स, जो डेफिनेशन हमने पहली बार पढ़ी थी। यू शुड नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द रिजल्ट। क्या आप इस चीज को ऐड करने के लिए क्या आप ISFR का डाटा यूज कर सकते हो? समझ रहे हो कितना कुछ पढ़ा होना चाहिए। मैंने आपको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व रिपोर्ट कराई थी, है ना? उसका डाटा अगर चैप्टर 3 निकाल के देख रहे हो आप, तो लेट मी पुट फॉरवर्ड दैट स्लाइड फॉर यू गाइस। ये देखो मैनग्रोव कवर, चैप्टर 3 पूरा मैनग्रोव पे दिया गया, पूरा मैनग्रोव पे। किसको क्लासिफाई किया गया ये देखो ना, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ठीक है, ओके। इसको पढ़ लो, क्या इंपॉर्टेंस है ये नहीं मैं बताऊंगा, ये सारा कुछ करके आए हैं। इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक है फिशिंग के लिए, कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। मैनी फिश होती है यहाँ पे, सेडिमेंट डिपॉजिट करता है, सुनामी को प्रिवेंट करता है, सुनामी इसको रोकता है उनकी पूरी फोर्स को आने से। These lines are important. This is particularly important. क्या क्या है? अराउंड 4975 एरिया, जो कि पूरे कंट्री का कितना परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर है? ओनली 0.15%, ओनली 0.15%। ओके, 40% ऑफ द वर्ल्ड का मैनग्रोव कवर कहाँ पे पाया जाता है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, एशियान नेशंस में, है ना? इंक्रीज द मैनग्रोव कवर एज कम्पेयर टू 2000 कितना है? सिर्फ 54 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपका इंक्रीज हुआ। ये मेंशन कहाँ कर सकते हो आप? वे फॉरवर्ड में स्टार्ट करो, वे फॉरवर्ड लिखना। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, द इंडियाज मैनग्रोव कवर हैज ओनली इंक्रीज्ड 54 स्क्वायर किलोमीटर्स इन 2 years। ओके, 2 साल आने तक, ठीक है ना, सिर्फ इतना किलोमीटर इंक्रीज किया है। We need to have an aggressive plan to increase the forest area under mangrove cover। समझ रहे हो? ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया वे फॉरवर्ड। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो मैंने बताया था लिखने के लिए आपको, ये देखो बताया था ना, ये वाला वे फॉरवर्ड में लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। दो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, उसका सोल्यूशन आपने प्रोवाइड कर दिया, भैया हमें उसके ऊपर पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें मैनग्रोव का फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, मेक सेंस बच्चों? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है लार्जेस्ट, ये प्री के लिए है वैसे। अमंग द स्टेट यूटी वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा पता है, सुंदरबन वहां पे ज्यादा एरिया है, ठीक है ना। फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार, गुजरात देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो 1 नंबर इज योर वेस्ट बंगाल, देन गुजरात, देन अंडमान एंड निकोबार। दिस इज टोटल मैनग्रोव कवर एरिया। ओके, बट अगर आप देखो कि 54 जो इंक्रीज हुआ, 54 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया हमने इंक्रीज किया है 2017 से 2019 में आने में, वो कहां पे ज्यादा इंक्रीज हुआ? दैट आंसर इज गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा। मेक सेंस? ओके, चले आगे। तो ये आपको जरूर लिखना है साथ साथ में, ये जो बीच बीच में मेंशन कर रहा हूं इसमें एक दो पॉइंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो आप आंसर में यूज कर पा रहे हो। ठीक है, चले आगे। चलिए जी, फिर आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कोरल रीफ्स के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, आप ज्यादा नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे आज। कल हम इसको अच्छे से पढ़ के खत्म कर देंगे, और इसी तरह जिस तरह से आज हमने मैनग्रोव्स खत्म किया। वैसे मैनग्रोव्स इज ओनली 20 to 25 मिनट्स क्लास। Why I have stretched it to 1.5 hour class? It is because अगर मैं सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ तो इतना नॉलेज काफी है। बताया ना मैंने, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेंस को साथ में रख के कोई नोट्स आपने पढ़ाने हैं, तो यू शुड इंक्लूड दिस मच एरिया। ओके, ओके। नाउ कोरल रीफ्स, दे आर आल्सो नोन एज द रेन फॉरेस्ट। ठीक है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ये रेन फॉरेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, याद रखो, क्योंकि ये वाटर के अंदर जाते हैं, ये ट्रांजिशनल एरिया में नहीं आते। ठीक है ना, तो कोरल रीफ्स एरिया जो है, दे आर आल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, नॉट लैंड। ठीक है, दे आर नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। ना कोरल रीफ्स जो होते हैं वो अंडर वाटर इकोसिस्टम है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स के ऊपर बनता है। ठीक है ना, सबसे पहले जब हम कोरल्स की बात कर रहे हैं, रीफ बाद में बात करेंगे, कोरल्स की बात करते हैं जब हम, तो कोरल एक जो प्रजाति है,
ये दो की सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दो प्रजातियों की सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनती है। एक का नाम है पॉलिप, ठीक है, और दूसरे का नाम है जूज़ैंथेल। ये एक तरह का एल्गी है, ठीक है, एल्गी है जो इसको कलर प्रोवाइड करता है और खाना प्रोवाइड करता है। पॉलिप जो है वो एक टिन की तरह होता है, ठीक है ना, टिन समझ रहे हो, एक कोका कोला की कैन की तरह होता है, ठीक है। कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कैन है सोचो, ठीक है ना, कार्बोनेट का एक तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से बंद होता है, नीचे से जमीन पे ऐसे लगा होता है, समझ रहे हो। पॉलिप और जूज़ैंथेल जो एल्गी है, इन दोनों की सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्यों है? जूज़ैंथेल जो एल्गी है वो प्रोटेक्शन चाह रहा है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन के लिए वो किसके पास आता है? वो प्रोटेक्शन के लिए आता है पॉलिप के पास में, ये इसके अंदर चले जाता है और अंदर रहता है, इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। पॉलिप क्या करता है? पॉलिप इसको प्रोटेक्शन देता है किस तरह से? ये ऊपर दिख रहा है, उसके बाल लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये बाल है, ये स्टिंगर्स होते हैं, ये एक तरह से कांटे होते हैं मच्छियों के लिए, इसी के लिए मच्छियां इसके अंदर नहीं जा पाती, ठीक है ना, डन। जो जूसेंथिल है, एल्गी है, वो उसको खाना प्रोवाइड करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पिगमेंट है, ठीक है ना, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, इसी की तरह एक बार डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये शैलो वाटर में होते हैं। शैलो वाटर मतलब पानी ज्यादा गहरा नहीं होता, ठीक है ना, तो पानी ऊपर ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि ये शैलो वाटर में होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी सनलाइट पहुंच पाती है, सनलाइट पहुंच पाती है तो ये खाना बनाते हैं, खाना बना के ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और शेयर करते हैं अपना खाना किसके साथ? पॉलिप के साथ में। ये दोनों का कौन सा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। दोनों ही एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। किसी कारणवश अगर जूज़ैंथिल चला जाता है तो पॉलिप भी मर जाएगा, जूज़ैंथिल बाहर जाएगा तो उसको मच्छियां खा जाएंगी, वो भी मर जाएगा, ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को जब हम बोलते हैं कि कोरल और सिम्बियोटिक एसोसिएशन टूट गया पॉलिप और जूज़ैंथिल, उसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीच। कल हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग। एवरीवन गुड, डू स्टडी अबाउट दिस थिंग, स्टडी समथिंग न्यू नॉलेजेस अबाउट इट। क्या हम इसको यूज कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए? मैं रीजन बताऊंगा दो तीन बहुत अच्छे जो भी करंट रिसर्च में चल रहे हैं। ट्राई टू रिसर्च ऑन योर एंड आल्सो, ओके। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग का ब्लीच मतलब समझते हो ना, जैसे आपने कपड़ा ब्लीच किया, ठीक है ना, तो कई बार उसका क्लोरीन का यूज करते हैं आप, कपड़ा ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हो उसको, है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो वो कलर खराब हो जाता है, कई बार ब्लीच हो जाता है, आपने देखा होगा। तो या आप देखोगे जब ये होते हैं तो आपको कितना अच्छा कलर दिख रहा है। जब ये ब्लीच हो जाएंगे ना तो व्हाइट व्हाइट दिखेंगे, सिर्फ नथिंग एल्स, कैल्शियम कार्बोनेट का कलर दिखेगा, ठीक है, मेक सेंस। चले आगे नाउ, व्हाट एल्स। हाँ, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी बड़े टेम्परेचर और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, टेम्परेचर और रीजन के स्पेसिफिक में। यस, एसिडिक, ठीक है। तो ये इनको बहुत सारे खतरे में है, ठीक है ना, इनको बहुत सारे खतरे, वो भी हम कर पढ़ेंगे, थ्रेट्स कैसे, और इनके थ्रेट्स जो हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द थ्रेट्स टू अ मैनग्रोव फॉरेस्ट। क्योंकि इनका इकोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट है, ये डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, ये डिफरेंट तरीके से हम देखेंगे कि भैया ये कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिफरेंट तरह से तरीके से अब्सॉर्ब करते हैं, डिफरेंट तरीके से रखते हैं अपने पास स्टोर करके। तो इसका जो स्टोरेज है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट स्टोरेज से डिफरेंट है, ठीक है ना। इसका जो रोल है इन इकोलॉजिकल सिस्टम वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू मैनग्रोव फॉरेस्ट। इसके जो थ्रेट्स है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू मैनग्रोव फॉरेस्ट। अगर आप देखोगे ओशन एसिडिफिकेशन इज अ मेजर थ्रेट टू दिस, ओशन सी टेम्परेचर राइज इज अ डिफरेंट थ्रेट टू दिस, ठीक है ना, हम देखेंगे कल भी और पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं और इसको मैनेजमेंट प्रॉब्लम दिख की आपको, व्हाट इज द मैनेजमेंट, अगेन गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है, वो हम कल एनालाइज करेंगे, जैसे आज हमने मैनग्रोव्स के लिए पढ़ा, ठीक है ना। डू स्टडी नाउ, इट्स योर होमवर्क। नाउ वी विल टेक अनदर क्लास टुमारो। कल आपकी क्लास सुबह हो जाएगी जल्दी, क्योंकि कल आपकी दोबारा 10 बजे भी क्लास होगी ना सर की, ठीक है।
डू स्टडी अबाउट बोब LME प्रोजेक्ट, क्या चल रहा है, कहाँ पे फोकस एरिया है उनके, क्या है, थोड़ा सा पढ़ के आना यार, नोट्स बनाओ इसके ऊपर, ठीक है। एवरीवन गुड? So for tomorrow we will be finishing up with the coral reefs, and from day after tomorrow we will be studying something related to Indian physiology. Okay, make sense? मोस्टली हम कवर कर ही जाएंगे कोरल रीफ्स, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ानी होगी तो मैं कल ही करवा दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, सी यू टुमारो, स्टडी हार्ड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है यू कैन कॉल मी, डू स्टडी, ओके ओके बेटा। एंड अब आपका टेस्ट बन रहा है, ठीक है, आज से मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना। आई विल शेयर द सिलेबस यू इन द ग्रुप, ओके। जो उस टेस्ट को अच्छे से देगा, अब मेरे को नहीं पता यार किस तरह से दे रहे हो तुम टेस्ट, मेरे पास काफी बच्चों के 70 स्टूडेंट्स के आए हैं, रिजल्ट सबमिट हुए हैं, मैंने तो उनके निकाल के क्लासेस लेनी शुरू कर देनी है आज से, ठीक है। तो आप शुरू करो, मैं आपकी क्लासेस भी आपको तभी होगा जब आप टेस्ट क्लासिफाई कर पाओगे, तो अदरवाइज आई वांट strong response from your end also, okay। So though from those of you we have joined through extra group, ठीक है, there will be a class in the evening, okay, for you guys, okay, we will discuss it, okay beta, thank you for being patient, okay, thank you, bye bye, okay, bye bye।